चलिए बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को सीखने हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री के आपको ABCD सिखाएगा। जो पूरे 2 साल केमिस्ट्री में आपको जो जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे। बेसिक चीज़ें सीखोगे। तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, चलो ये तो समझ आया। इसके बाद जो है इस चैप्टर में हमको करना क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है, फिर कुछ चीज़ें तो वही आप लोग पढ़ोगे जो आपको फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था। SI यूनिट क्या है ना, कल लास्ट टाइम पढ़ाया। SI यूनिट क्या है, लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो बेसिक चीज़ें आज के सेशन में होने वाली है। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, आपको क्या समझता है केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर की स्टडी है केमिस्ट्री। हाँ, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज होती हैं? वेरी गुड। केमिस्ट्री के टोटल तो 3 हैं, टोटल तो 5 है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन आपको जनरली 3 ही बताई जाती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है ना, तो ये केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है सबसे पहले वो देख लो, लिख लो डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना मैटर। तो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस and the physical and chemical changes it undergoes under different conditions, and the physical and chemical changes it undergoes under different conditions. ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। आज जब मैंने सवाल पूछा तो आप लोग जवाब कैसे दे पा रहे हो? क्योंकि आपने रीड किया उसको। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेक्चर से पहले क्या करो, चीज़ें रीड कर लो, आपको कुछ बेसिक आइडिया हो जाएगा, फिर मैं समझा दूंगा, फिर घर पे जाके फिर से एक बार रीड कर लो, पक्का हो जाएगा और अच्छे से समझेगा। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी है, मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है। मैटर का मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, यानी वो किससे बना है। जैसे एयर है, एयर एक मैटर है, तो एयर का मास क्या है, एयर की डेंसिटी क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? ठीक है ना। अब एयर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से अलग अलग गैसेस को मिल करके एयर बनी हुई है, समझे उनका। हाँ, मतलब एयर में बहुत, एयर ऑक्सीजन ना, एयर मतलब ऑक्सीजन है नहीं, एयर का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, तो एयर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है। एयर मतलब O2 है, N2 है, CO2 है और बहुत सारी गैसेस, ऐसे कई सारी गैसेस। तो कई सारी गैसेस का मिक्सचर क्या होता है? अपना एयर होता है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी उसका अपन ये देखेंगे उसका कौन कौन से कंपोनेंट्स वो बना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसका कितना परसेंटेज है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब मैटर का फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब क्या? अगर कोई सॉलिड है यानी आइस है, वो लिक्विड बन जाएगा तो उसकी भी स्टडी करेंगे। लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ जाएगा तो उसकी भी स्टडी करेंगे। बात समझ आई? केमिकल चेंजेस, कहीं पर रिएक्शन कर रहा है वाटर किसी के साथ में, तो उसकी भी स्टडी करेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में। तो केमिस्ट्री क्या है? आसान भाषा में स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर का फिजिकल और केमिकल चेंज और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, ये क्या है? केमिस्ट्री। ठीक, ये समझ आता है। उसके बाद हर सब्जेक्ट वाला कहता है कि हम सेंट्रल साइंस है, हर सब्जेक्ट यही कहता है।
हम क्या है, सेंट्रल साइंस। लेकिन जनरली एक्चुअली सेंट्रल साइंस है वो फिजिक्स है। एक्चुअल जो सेंट्रल साइंस है वो क्या है, फिजिक्स है, क्योंकि सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड है। हर सब्जेक्ट वाला, बायो भी यही बोलेगा हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केमिस्ट्री भी यही बोलेगा क्या, हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिजिक्स तो बोलता ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सेंट्रल साइंस इज फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बना है फ्यूजिस से। फिजिक्स किससे बना है, फ्यूजिस से। फ्यूजिस एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड, और उसका फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर। तो फिजिक्स नेचर की स्टडी है। अब नेचर में तो लिविंग थिंग भी आ गए, नेचर में केमिकल्स भी आ गए, नेचर में मैटर भी आ गया। तो नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब समझे। और बगैर फिजिक्स के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको एटम्स, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियाई का आइडिया नहीं होगा। उसका आइडिया नहीं होगा तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं पाओगे, जो दूसरा चैप्टर आपको, तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपको बुक में। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो आगे के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं कर सकते। तो सबका बेसिस क्या है, फिजिक्स है। इंजीनियरिंग का बेसिस क्या है, फिजिक्स है। बायोलॉजी में भी अगर आपको सेल्स की स्टडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप किसके प्रिंसिपल पे बनता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल। तो एक्चुअली सेंट्रल साइंस कौन है, फिजिक्स है। लेकिन हर साइंस अपना यही कहता है, हर सब्जेक्ट, कि हम क्या है, सेंट्रल साइंस है। केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है, इट्स अ मॉडर्न साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। तो केमिस्ट्री क्या है, एक नया सब्जेक्ट है। 1900 में तो अभी आया है सब्जेक्ट। फिजिक्स सन 1600 से, 1600 से हम लोग फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री कब आया, ये 1900 में आया, मॉडर्न साइंस में काउंट होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फिजिक्स है ना, ऐसा होता है जैसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, फिजिक्स क्या है, ये होता है। केमिस्ट्री ये है कि ऐसा होता होगा। समझा, कुछ भी ठोस नहीं है इसमें, सब थ्योरी है। कुछ नहीं समझा तो टीचर के बाद आंसर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से आया। समझे, ठीक है ना। तो इसमें लॉजिक वॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, पागल हो जाओगे तुम। लॉजिक वॉजिक नहीं है सब्जेक्ट, बस रटने का आगे जाके। फिजिकल तो भी लॉजिकल है, आगे जा करके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है, तुमको कोई कार्बन कंपाउंड का नाम लिखना है, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, तो उसके तुमको रूल याद करने पड़ेंगे। इस पर 1 मार्किंग होगी, लोकंट होता है, ये सब पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। इस पर 1 मार्किंग है, ये और फंक्शनल ग्रुप है। तो वो जो 1 मार्किंग 2 मार्किंग वो नेचर ने डिसाइड किया कि हमने रूल डिसाइड किए, हमने डिसाइड किए। पूरे ऑर्गेनिक में आपको मैन मेड रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, समझे। तो नेचर ने डिसाइड किया कि उस कंपाउंड का ये नाम देना, नेचर ने डिसाइड किया है। लेकिन ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ये नेचर ने डिसाइड किया, ये हमने थोड़ी डिसाइड किया। ये तो नेचुरल लॉ है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो आगे जाकर के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या करना है, रटना है, बहुत सारा याद करना पड़ेगा उसमें, लेकिन समझ के। क्या करना है, समझ के याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक समझ आता है अपने को। इसके बाद जो है केमिस्ट्री लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर हम लोग को दवा वगैरह बनानी है तो किसकी हेल्प लगेगी, केमिस्ट्री की हेल्प लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ऐसी बहुत सारी जगह पर क्या होता है, केमिस्ट्री काम आता है। इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, डेंटिस्ट्री में, मेडिसिन में, हर जगह पर क्या है, केमिस्ट्री काम आता है। उसके बाद केमिस्ट्री के जनरल जो है वो 3 ब्रांचेज होती हैं। बोलने के तो 5 है, लेकिन जनरल कितनी ब्रांचेज है केमिस्ट्री की, 3 ब्रांचेज हैं। एक कौन सा है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री रिलेटेड टू फिजिक्स। तो इसी वजह से ये पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा तुमको। क्यों, कंसेप्चुअल है, लॉजिक होता है इसमें। इन दोनों में नो लॉजिक, कोई लॉजिक वॉजिक इसमें नहीं है, बस याद करना है इसको, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लोग बोलेंगे इसमें क्या है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है, जो भी रूल आप पढ़ोगे उसका कोई ना कोई वायलेट कर देगा आगे जाके। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो रूल को फॉलो नहीं करते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई रूल फॉलो ही नहीं करता। और एंट्रेंस एग्जाम में सवाल कहाँ से आएगा, एक्सेप्शन से, जो रूल को फॉलो नहीं करता। लोग बोलेंगे कि वो एक्सेप्शन इसलिए है, उसका भी एक रीज़न है, लेकिन कोई ठोस रीज़न नहीं है किसी चीज़ का, सब थ्योरेटिकल है। शायद ऐसा होता होगा। इस वजह से जो खास करके इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, अपने जेईई वेई की जो तैयारी करते हैं, उन लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आते। क्यों, रटना है, रटना पड़ेगा तुमको। बायोलॉजी तुमको क्या लगता है, बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें लॉजिक होता है, लेकिन बायोलॉजी में बहुत याद करना है। ये मत सोचो याद नहीं करना है, बायोलॉजी में बहुत याद करना है तुमको। इतना पढ़ा देते हैं कोचिंग में कि फर्स्ट ईयर MBBS तक पढ़ा देते हैं। कितना तो इतना पढ़ा देते हैं नीट के लिए। वैसे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डराते हैं कोचिंग वाले। ये सब कोचिंग वालों ने किया हुआ है। इतना पढ़ा दो कि बच्चा पहले ही डर जाए,
कोचिंग लेगा ना, डरेगा कि इतना पढ़ना है मेरे से तो होगा नहीं, कोचिंग लेगा फिर वो, ये सब स्कैम है, समझे। उतना पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया है, वही काम का है, ठीक है ना। मैंने आपको मैजिक स्कोर्स बताए हैं 150, 150, 300, ये मैजिक स्कोर है। 600 पक्का आ गया तुम्हारा, एडमिशन डन। 600 आ गया ना, अगर नीट में एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह, ठीक है। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर था, वापस आते हैं यहाँ पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, खासकर कार्बन से रिलेटेड, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में। अब आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, तो कार्बन की स्टडी कहाँ करेंगे, बाकी जो बच गए सब यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे ही है, कार्बन इतना वास्ट है, उसके इतने कंपाउंड बन जाते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कि सिर्फ कार्बन के लिए अपने को एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, समझे, इस वजह से, ठीक है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट्स के इतने कंपाउंड्स वगैरह नहीं बनते, तो उसको कहाँ पढ़ते हैं, उन सबको मिला के इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और सिर्फ कार्बन को ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। बात समझ आई। तो कार्बन ऐसा लगेगा, जो एक अगर फॉर एग्जांपल कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अगर डेली आकर के ऑर्गेनिक की क्लास देखेगा तो उसको लगेगा रोज सेम क्या पढ़ाते हैं लोग, रोज कार्बन देखेगा उसको क्लास में, समझे। तो अगर वो ऑर्गेनिक की क्लास देखे तो उसको क्या लगेगा, रोज सेम पढ़ते हैं लोग, क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं नजर आएगा, जो पढ़ रहे हैं उनको ही समझ आएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। चलो भाई, इसमें मेनली मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिकल पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा तो इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ये दो भी पढ़ाता हूँ मैं, कुछ कुछ बैचेस को पढ़ाया है मैंने, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने, और मेरे पास बहुत काम होता है, क्योंकि मुझे क्लास मैनेज भी करनी है और मुझे पढ़ाना भी है, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता, सिलेबस रह जाएगा वरना, इसलिए दूसरी फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं कि कोई न्यूबी को लाके खड़ा कर देंगे आपके सामने, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आएंगी जो 8-10 साल से कम पढ़ा रहे, वो लोग आकर के पढ़ाएंगे आपको, समझे, ऐसा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया। तो ये आपको समझाया मैंने कि 3 बेसिक चीज़ें, फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगा। इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पढ़ेंगे। इसका सिलेबस दोनों साल में मॉडरेट है, अभी बताऊंगा मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, इसमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री कैसा है, 11th में फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम है, इनऑर्गेनिक मॉडरेट है। तो 11th में ज़्यादातर पार्ट तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक। 12th में आप जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री कम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक वहाँ पर भी मॉडरेट है, समझे, क्लियर हो गया। इस साल आपको अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो 4 चैप्टर्स आपके जो हैं वो इनऑर्गेनिक के, मैं मार्क करवा देता हूँ, इंडेक्स पे आओ। चैप्टर 1 जो है आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। चैप्टर 1 इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर 2 इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर 3 एनालिटिकल में ही काउंट करना चाहिए, लेकिन वो सीबीएसई की रेफरेंसेस देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे तो ऑर्गेनिक में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 4 फिजिकल केमिस्ट्री, इस पे झगड़ा है चैप्टर 4 पे, इनऑर्गेनिक में रखें कि फिजिकल में रखें। तो दिक्कत ये है कि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, जनरल रहेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है वो, लेकिन अगर उसको नहीं रखेंगे इनऑर्गेनिक में तो क्या होगा, तो आप आगे की इनऑर्गेनिक पढ़ नहीं सकते। मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा है, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट कर रहा हूँ मैं ही पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री। एड्सॉर्प्शन कोलाइड, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझे। तो ज़्यादातर क्या नज़र आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर यहाँ, 3 चैप्टर 12th में, तो टोटल मिला के 7 चैप्टर इनऑर्गेनिक के 2 साल में, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी हैं और वहाँ पर 6 चैप्टर 12th में, तो फिजिकल केमिस्ट्री के, और बाकी जो है यहाँ 3 है, वहाँ लगभग 7 है, लगभग 7 चैप्टर कहाँ पर है, 12th में है, वो आपको ऑर्गेनिक के पढ़ने, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये समझा दिया मैंने। तो क्या क्या समझा बताओ। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या हैं,
फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैटर वेटर के बारे में यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, कार्बन की स्टडी और ये बाकी एलिमेंट्स की स्टडी। समझे? ठीक, इतना सफिशिएंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब अपने को पढ़ना है मैटर का क्लासिफिकेशन। क्या करना है? मैटर का क्लासिफिकेशन। आइए मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आपको भी मैं पढ़ाऊंगा और फिर एंट्रेंस की क्लास में भी आप समझो यही सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी पहले यहाँ पर जो बुक में आपके दिया है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए आइए। मैटर आप लोग जानते हैं क्या होता है मैटर? बोलो भाई। हाँ, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये आपके पास क्या है? मैटर, ठीक है। मैटर के आपके जो आपकी बुक में है वो थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन है, एंट्रेंस की किताब में अलग क्लासिफिकेशन। मतलब एंट्रेंस क्लास में एक और चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। मैटर दो टाइप का होता है। एक क्या होता है आपका? प्योर सब्सटेंस। इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज सब्सटेंस। क्या? सब्सटेंस। लेकिन आप सब्सटेंस बोलते हो तो सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस और ये क्या है? मिक्सचर्स, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्स, हाँ, और क्या होते हैं? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। मिक्सचर्स में दो होता है। एक क्या होता है आपका? होमोजीनस, हाँ, होमोजीनस, और एक क्या होता है आपका? हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। एलिमेंट्स में तीन और कैटेगरी बनती है। वो क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन है। अपनी बुक में बनाओ जल्दी से इसको, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इस एज में जो तुमको आदतें लगती हैं वो ज़िंदगी भर रहती हैं, समझे। अच्छी आदतें डालो। इस एज में जो बच्चों को आदत लगती है, जैसे कुछ बच्चे हैं, देखा हूँ मैंने, मेरे करियर में भी रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है। इस एज में सिगरेट पीने की आदत लग जाती है। वो शोबाजी में कर लेता है, बाद में जब कैंसर होता है ना तब समझता हूँ उनको। सिगरेट पीने की आदत लगती है, ज़िंदगी भर नहीं छूटती फिर आदत। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस एज में नमाज़ पढ़ने की आदत लग जाती है, उनकी भी आदत ज़िंदगी भर नहीं छूटती, समझे। अच्छी आदतें डालो इस एज में। जो आदतें अभी आएंगी तुमको वो ज़िंदगी भर रहेंगी फिर, वैसा है। चलो आ जाओ, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? केमिस्ट्री क्या है समझ आया? केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है। कौन बोलता है? केमिस्ट्री खुद बोलता है, ठीक है। क्या है वो? सेंट्रल साइंस। फिर उसके बाद नेचर ऑफ केमिस्ट्री समझा। नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या है कि बेसिकली केमिस्ट्री की कितनी कितनी ब्रांचेज हैं और क्या क्या मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब जो है मैटर का क्लासिफिकेशन अपने को क्या करना है अभी देखना है, वो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? क्या समझ में आता है प्योर सब्सटेंस से? बोलो, प्योर सब्सटेंस क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? बोलो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कुछ तो पता होगा। ये नया नहीं है, हाँ, ये ऑलरेडी, हाँ, जो उसमें कोई चीज़ मिक्सड नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ना प्योर सब्सटेंस का। ये आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक में है आपके, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। देखो डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। प्योर सब्सटेंस, हाँ, हेडिंग लगाओ प्योर सब्सटेंस, मतलब जैसे डेफिनेशन लिखते हो ना वैसे लिखो प्योर सब्सटेंस। और उसके बारे में लिखो, they always have definite chemical composition. They always have definite chemical composition. They always have definite chemical composition. ठीक है। उसके बाद हाँ, उसी में आगे लिखो, they always have the same properties. They always have the same properties regardless of their origin. They always have the same properties regardless of their origin.
ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्योर सब्सटेंस क्या है, उनका हमेशा क्या होता है, क्या है, देखो क्या लिखा है मैंने, दे ऑलवेज हैव दी डेफिनाइट, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या मतलब होता है इसका, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन यानी जिससे वो बना है वो डेफिनाइट अमाउंट पे बनता है, इसमें बनता है डेफिनाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्योर सब्सटेंस, जैसे हम लोग वाटर की बात करेंगे H2, तो H2 के लिए मुझे हाइड्रोजन के कितने एटम्स लेने पड़ेंगे, 2, ऑक्सीजन का 1। अगर मैं क्या करता हूँ तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा वाटर। अगर मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ नहीं आज मैं अच्छा वाटर बनाऊंगा, तो एक H2, 2 H लिए मैंने और 2 O ले लिए, है ना, तो ये क्या बनेगा, अच्छा वाटर। 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन में वाटर बना, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, और अच्छा वाटर मिलेगा, नहीं, ये बन गया जहर, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ये बन जाता है जहर, जहर है एक तरीके का, समझे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। तो इसका कंपोजिशन क्या है, डेफिनाइट है, मतलब फिक्स्ड है। डेफिनाइट का मतलब क्या, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। आपको ये बनाने का है वाटर, तो आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हुई, ठीक। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, डेफिनाइट। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का क्या करें, C2O, ये हुई ना बात। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, CO2 से बनेगा, कैसे बनेगा, CO2 से। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी बनेगा। बात समझ आई, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ आ रहा है। अगर मैं CO ले लूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, है ना, ठीक है। तो यही है कि प्योर सब्सटेंस की सबसे पहली खासियत ये है कि उनका कंपोजिशन कैसा होता है, डेफिनाइट होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है उनका, ठीक। दूसरी एक और खासियत है, देखो, दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन। क्या मतलब, कहीं से भी लाओ प्रॉपर्टी सेम रहेगी। क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ, मैं ये इधर से नल से पानी भरता हूँ, है ना, एक बॉटल लिया उसमें पानी भर दिया, दूसरा अरीब को बोलता हूँ अपने घर से पानी भर के ला, ठीक है। तो दोनों के पानी भर के लाएंगे, दोनों के जो वाटर का सैंपल है, तो ऐसा थोड़ी होगा अरीब के पानी में 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। और मेरे पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात समझ आ रही है। दोनों सैंपल में जो वाटर होगा उस वाटर में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सोर्स का ही कुछ भी हो। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, कहीं से भी वो लाएं, लेकिन अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उसके केमिकल कंपोजिशन तो फिक्स रहेगा। समझ आ गया। तुम जा करके वो तालाब पाली से तालाब का पानी ले आओ, या फिर यहाँ नल से पानी ले आओ, जाके समंदर से पानी ले आओ, जो उसमें वाटर होगा, वाटर का कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। वाटर का कंपोजिशन फिक्स होगा। वही मेरे वर्ड पे ध्यान दो, वाटर का कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। उसके अंदर और चीज़ें मिक्सड होंगी, और भी चीज़ें उसके अंदर क्या होगी, मिक्सड होंगी, लेकिन मैं सिर्फ H2O की बात कर रहा हूँ, है ना। उसको फिल्टर करके वाटर तो निकाल सकते हैं उसमें से, जो वाटर निकलेगा वो तो H2 ही होगा ना। हाँ, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। तो प्योर सब्सटेंस की 2 खासियत है, पहला क्या, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, दूसरा क्या, कुछ भी ओरिजिन हो उसका, कहीं से भी लाओ, उसका कंपोजिशन वही रहने वाला, फिक्स्ड रहने वाला, ठीक है ना। चलो भाई, तो ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी ऐसा है, जैसे अगर आप क्या करोगे, आप कहीं से भी किसी की घर से पानी लाओगे तो कपड़े तो धोएगा ही, वो डर्ट को साफ करेगा, डर्ट सोल्यूबल होता है उसके अंदर, तो वही इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, ऐसा है, ठीक है। तो ये होता है प्योर सब्सटेंस। ये हो गया एग्जाम्पल, लिख लो प्योर सब्सटेंस का, प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा। प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा। डिस्टिल्ड का मतलब होता है जो आप घर में क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो, पानी गर्म करने के बाद क्या बोलते हैं, अब ये साफ़ हो गया, बोलते हैं साफ़ हो गया ना। अगर इसके अंदर बैक्टीरिया होगा सब मर जाता है, होता है ना। कोरोना के टाइम पे सब क्या कर रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, तो बस वही गर्म पानी इज़ डिस्टिल्ड वाटर। गर्म पानी को ठंडा कर दो, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, ये मतलब उसके अंदर कुछ भी चीज़ें, मतलब कुछ भी गंदगी मिक्स नहीं है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। चलो भैया, इसकी एग्जांपल है। आसान भाषा में प्योर सब्सटेंस क्या है, आसान भाषा में प्योर सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल प्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही टाइप का मटेरियल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब ये चीज़ आगे समझेगी जब मैं इसको डिस्टिंग्विश करूँगा, याद रखना। जिसमें एक ही टाइप का अगर मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। नाम से वही समझ आया, ठीक है। चलो भाई आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
अब बात करते हैं हम लोग क्या, मिक्सचर्स पे बात कर सकते हैं और मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स पे भी बात कर सकते हैं, या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर उस पर जाते हैं। एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोलो भाई, एलिमेंट्स क्या होते हैं? बोलो, एलिमेंट्स क्या है? नहीं पता एलिमेंट क्या है? हाँ, हर एक सब्सटेंस एलिमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एलिमेंट हो गया। पीरियोडिक टेबल में किधर है कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं है ना, तो कैसा एलिमेंट है जो कार्बन, जो पीरियोडिक टेबल में आता ही नहीं है। हर चीज जिससे बनती है वो एलिमेंट है। हर चीज जिससे बनती है वो एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर एयर बनी हुई है, तो एयर तो ऑक्सीजन से बनी है, नाइट्रोजन से बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस लॉजिक से तो एलिमेंट हुआ, एयर बनी है ना उससे। एलिमेंट क्या होता है अब उसको समझो। पहले ये समझा मैटर के दो क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या? जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा और कोई भी ओरिजिन हो उसका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टी इसकी सेम होगी, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट एक ऐसा आपके पास मटेरियल होता है, ऐसा मैटर होता है जिसको आप अगर तोड़ेंगे, फर्दर तोड़ेंगे, तो उसके अंदर से और कुछ नया नहीं निकलेगा, वही निकलेगा। कैसे? अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने अगर एक गोल्ड की बिस्किट देखी होगी कभी, है ना, वो देखो स्मगलिंग करते हो पिक्चर में, हाँ ठीक है, तो गोल्ड की बिस्किट देखी होगी। तो गोल्ड की बिस्किट जो होती है, मैं प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जबकि वो प्योर होता नहीं। 24 कैरेट गोल्ड में भी कुछ ना कुछ मिक्सड होता है चीज़। मैं प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर वो गोल्ड की बिस्किट है, प्योर गोल्ड, उसको अगर मैं कट करूँगा तो अंदर से लोहा निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा अंदर से? अरे सोना ही निकलेगा, गोल्ड निकलेगा भाई। उसको और तोड़ेंगे तो तब भी गोल्ड निकलेगा, और तोड़ेंगे तो तब भी गोल्ड निकलेगा। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है एक तरीके का। मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ेंगे तो अंदर से क्या मिलेगा? वही चीज़ बाहर आएगी। बात समझ आई? तो उसको एलिमेंट बोलते हैं, जिसको फर्दर आप तोड़ ही नहीं सकते। मतलब तोड़ेंगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, वही मिलेगा आपको। बात समझ आई? ये आप जिस पे बैठे हैं, ये जो आपका ये है हैंडल जो है, वो क्या है? लोहे का बना हुआ है। उसको तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा अंदर? तांबा नहीं, क्या मिलेगा? लोहा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो ये एलिमेंट है, ठीक है। चलो, तो लिखो एलिमेंट्स क्या है। लिखो, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या है वो लिखो, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। दे आर प्योर सब्सटेंसेस which cannot be broken. They are pure substances which cannot be broken down into simpler substances, which cannot be broken down into simpler substances, ठीक है ना। चलो बस इतना सफिशिएंट है। which cannot be broken down into simpler substances, जिसको और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। उसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा अंदर से। लोहे को तोड़ोगे तो Fe तोड़ोगे तो Fe मिलेगा, Au तोड़ोगे तो Au मिलेगा, Ag तोड़ोगे। सिल्वर की पट्टी है, सिल्वर की पट्टी को तोड़ोगे तो अंदर से क्या मिलेगा? सिल्वर के एटम्स मिलेंगे। एलिमेंट है, ठीक है ना। फर्दर कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाइड है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है ना। चलो भाई, तो अपने को ये पता है मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं, उनकी खासियत होती है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड मतलब क्या? मतलब ये हुआ। अच्छा, मुझे ये भी बताओ तुम लोग पहले कि एलिमेंट जैसे AU क्या है? गोल्ड है। गोल्ड है तो ये एलिमेंट है, ये तो तय हो गया, ये तो एलिमेंट है। O2 क्या है? ऑक्सीजन। एलिमेंट है कि नहीं है? एलिमेंट है कि नहीं है? एलिमेंट नहीं है। हाँ, दो ही ऑप्शन थे, ठीक है। हाँ, तो बोलो रीजन दो, रीजन चाहिए। क्यों रीजन दो? रीजन चाहिए मुझे। हाँ, दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। मतलब एक O2 है और दूसरा O2 है, दो मॉलिक्यूल है ना। दो मॉलिक्यूल है, दो एटम्स है उसके, दो एटम्स है, ठीक है ना। तो O2 को तोड़ेंगे तो अंदर से क्या मिलेगा? O मिलेगा। तो ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, O डबल बॉन्ड O, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो इसको तोड़ने पे ऑक्सीजन ही मिल रहा है मुझे, तो ये क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। O2 भी एलिमेंट है। अब समझे? मॉलिक्यूलर एलिमेंट
समझे, एक ऐसा एलिमेंट जो मॉलिक्यूल है, तो इसको भी एलिमेंट बोलेंगे। बच्चों को लगता है ये अगर सिंगल दिखा तो ये एलिमेंट है, नहीं भाई, एलिमेंट की पहचान क्या है, उसको तोड़ने पे वही मिलेगा तो क्या है वो एलिमेंट है। तो O2 भी एलिमेंट है, H2 भी एलिमेंट है, N2 भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट्स है। बात समझ आई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मेटल के बारे में क्या है बताओ, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी तुम लोग को, बोलो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, और हाँ लस्टर होता है उसके अंदर, शाइनी अपीयरेंस होता है, और बस ठीक है। मेलेबल डक्टाइल का मतलब बता दो। मेलेबल में आसानी से मुड़ जाए, हाँ पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, मेलेबल। एल्यूमिनियम मेलेबल होता है कि नहीं होता है? होता है ना, क्यों? क्योंकि मेटल होता है। एल्यूमिनियम फॉइल, पतली पतली शीट्स बना दी तुमने उसकी, इतनी पतली पतली शीट के उसको पैक करके खाना बेचते हैं। अरे वो जो खाना आता है ना डब्बा, वो डब्बे को बस शेप दे दिया गया है, वो है क्या? हाँ समझे, प्लास्टिक नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल है वो। क्या है वो? एल्यूमिनियम फॉइल, वो एल्यूमिनियम से बना हुआ। सिल्वर कलर का डब्बा है ना, बस ठीक है। ये नहीं, हाँ ये यादगार वाला नहीं, अभी तो प्लास्टिक के डब्बे में भेज देता है वो, है ना। ये नूरानी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। नूरानी वाला क्या करता है, सिल्वर के डब्बे में क्या करता है, खाना भेजा देता है, समझे। सिल्वर का डब्बा नहीं है वो एल्यूमिनियम का फॉइल है, सिल्वर कलर बस नजर आता है हमको, है ना। चलो भाई, सिल्वर का डब्बा नहीं है, सिल्वर के डब्बे में खाना भेजेगा वो, ठीक है। चलो भाई, महंगा हो जाएगा ना सिल्वर तो, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्या होता है, मेलेबल मतलब क्या, पतली पतली शीट बना दो। डक्टाइल मतलब क्या, पतले पतले उसके क्या करो, वायर्स बना सको, तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। डक्टिलिटी है उसके अंदर, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, लस्टर होता है। क्या होता है? लस्टर। लस्टर मतलब क्या, शाइनी अपीयरेंस। क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस, ठीक है ना। चलो भाई, चलो ये भी समझ आया। इसके बाद जो है एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। मर्क्यूरी भी क्या है, मेटल है, लेकिन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या कहते हैं, पारा। क्या कहते हैं उसको, पारा। तो जो पारा होता है ना, पारा चढ़ गया, तो पारा चढ़ गया वो इस सेंस में है कि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऐसा एक्सपैंड होता है, तो अपन बोलते हैं पारा चढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ये मतलब है उसका, ठीक। चलो नॉन मेटल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। लेसर नहीं होता, पुअर कंडक्टर्स ऑफ, हाँ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद और उसको डक्टिलिटी, मिलेबिलिटी नहीं होता है, और दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टूट जाएगा, जैसे गिरेगा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो है आगे मेटलॉइड्स का क्या है। मेटलॉइड्स क्या है, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऐसा है। कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है बोलो। अब आ जाए हम लोग कंपाउंड्स पे, तो ये सब चीज़ें बताया आपको, ठीक है। लिखाने की जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर्टीज लिख लेना फिर खुद से, ठीक। चलो भाई, इसके बाद क्या बताओ, कंपाउंड्स क्या होता है फिर बोलो। हाँ, लेकिन कंपाउंड प्योर होता है, उसको तोड़ेंगे तो कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो प्योर। मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखो कंपाउंड का, मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस, दे आर प्योर सब्सटेंसेस which are made up of two or more elements. They are pure substances which are made up of two or more elements, which are made up of two or more elements in a fixed proportion. They are pure substances which are made up of two or more elements, two or more elements in a fixed proportion, in a fixed proportion, in a fixed proportion, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस होता तो है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ध्यान सुनो, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है। जैसे आपके पास CO2 क्या है, ये कंपाउंड है, समझे। मतलब इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ इसमें कार्बन मिलेगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए। बात समझ आई। ये एक एलिमेंट ही होगा O2, क्यों, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक। तो इसको तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये क्या अपना एलिमेंट में काउंट होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आप बोलेंगे ये तो फिर अलग अलग चीज़ें मिक्स हुई, अलग अलग चीज़ें मिली, तो ये तो मिक्सर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वापस से रीड करो, आ रहा हूँ मैं, वापस से रीड करो। विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। मतलब यहाँ पर प्रपोर्शन फिक्स है। आपको कार्बन का 1 एटम लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन के 2 एटम लेने पड़ेंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप बोलेंगे फिर मिक्सचर में क्या फ़र्क है? मिक्सचर में फिर फ़र्क ये है कि वो भी 2 अलग अलग चीज़ों से मिलके बनता है, लेकिन उसमें प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहता। मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है हमारी भेलपूड़ी। बेस्ट एग्जांपल क्या है? भेलपूड़ी। उसमें तुम कुरमुरा गिन के डालते हो क्या? नहीं, ऐसे वो मुट्ठी भरा भैया और क्या कर दिया उसने? कुरमुरा डाल दिया। उसके बाद क्या? चना फिक्स है। चना फिक्स होता है क्या? नहीं, कुछ चना डाल दिया, कुछ सेव डाल दिया, कुछ सेंग डाल दिया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मिक्सचर में भी क्या हो रहा है? अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मिक्सचर में प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है। ये फ़र्क है, ये बेसिक फ़र्क है दोनों में। अब समझा? क्लियर हो गया? तो ये अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है? 2 अलग अलग एलिमेंट से बना है। मिक्सचर भी कैसा बनता है? अलग अलग एलिमेंट से बनता है, लेकिन हाँ, कंपाउंड में प्रपोर्शन फिक्स होता है। अब समझ आया? जबकि आपका जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल भेल से याद रखना, भेल बेस्ट एग्जांपल है उसका। बात समझ आई? कुछ भी मिक्स कर दो और क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पर भी है, अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर भी है, लेकिन फ़र्क क्या है? प्रपोर्शन फिक्स है, यहाँ पर प्रपोर्शन फिक्स नहीं है। अब समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ तक समझ में आया। अब 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर हेटेरोजेनियस क्या होता है, वो बताता हूँ। कंपाउंड क्लियर हुआ? कंपाउंड क्या है? विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। फिक्स प्रपोर्शन में होगा। ठीक है, चलो ये भी समझ में आता है। उसके बाद कंपाउंड के एग्जाम्पल लिख लो। वाटर, अमोनिया, मीथेन एक्सेट्रा। H2O, NH3, CH4, H2O, NH3, CH4, वाटर, अमोनिया, मीथेन, H2O, NH3, CH4, H2O, NH3, CH4। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, बहुत अच्छे। इसके बाद अब मिक्सचर की बात करते हैं बच्चों। मिक्सचर क्या होता है? बोलो। हाँ, ज़रूरी नहीं एलिमेंट्स हो सकता है, कई कंपाउंड्स का वो क्या है? मिक्सचर है, उनको मिक्स किया गया, लेकिन फिक्स प्रपोर्शन में नहीं किया गया, ऐसा। तो अब मिक्सचर के बारे में लिखो। मिक्सचर है, they have no definite chemical composition. They have no definite chemical composition. उनका कोई भी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। एग्जाम्पल भेल याद रखना उसकी, ठीक है ना? तो दे हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड हेंस नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। दे हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन and hence no definite properties. No definite properties. ठीक है ना? चलो यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, और एक चीज़, कंपाउंड्स में अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ें मिल करके क्या हो रहा है? डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंपाउंड बना रहे हैं। आप चाहते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन को आप अलग अलग कर दो, ऐसे पकड़ के अलग करेंगे, ये पकड़ा कार्बन, ये पकड़ा ऑक्सीजन, पकड़ के अलग कर दो, नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं मिक्सचर बना दूं मतलब अगर मैं बेल बना दूंगा तो क्या? मैंने डाला था चना, ठीक है, वो चने की दाल डाला था, वो चने की दाल मैं वापस निकाल सकता हूँ, वापस निकाल सकता हूँ ना, वापस निकाल सकता हूँ। कुरमुरा वापस निकाल सकता हूँ, सेब वापस निकाल सकता हूँ ना, पॉसिबल है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? चलो, तो भले सेब निकालने में मेरे को 5 घंटे लग जाए, लेकिन निकाल सकता हूँ ना मैं? हाँ, तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो। नहीं निकाल सकते। कार्बन निकालने का मतलब मैं बोल रहा हूँ सेपरेट करना, इनको सेपरेट करना
फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, केमिकल मेथड से पॉसिबल है। हम जो मेथड ले रहे हैं वो कौन सा है, हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फिजिकल मेथड। केमिकल प्रोसेस मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन करवा दो उससे वो सेपरेट हो जाएंगे। फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है उनको सेपरेट करना। किनको, कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स को अगर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा तुमको सेपरेट करने जाओ तो बॉन्ड एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई, चलो यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर है ना। तो मिक्सचर क्या होता है, दे हैव नो डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके बाद एंड देयर इज नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। लिखे नहीं ना ये, लिख लो उसको, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड से वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, एग्जाम्पल इसका क्या है, पेंट। मिक्सचर का एग्जाम्पल पेंट। एक तो भेलपुरी बोल दिया था मैंने, एयर इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है ना, फिजिकल मेथड से नहीं होगा, केमिकल मेथड से होगा। हाँ, नहीं होगा। ठीक है ना, चलो भाई, एग्जाम्पल लिखो, पेंट, पेंट, उसके बाद लिखो कंक्रीट, के बाद क्या लिखो, कंक्रीट। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। वो जो फिजिकल मेथड वाला पॉइंट है वो जनरल नहीं है, वो कुछ केसेस में लगेगा, समझे, ऐसा है, वो कुछ जनरल नहीं है। वो कैसे तुम सेपरेट करोगे उसको, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, लेकिन तुम अगर चाहोगे कि उसको नाइट्रोजन को पकड़ के अलग कर दो तो नहीं होगा। वो जनरल स्टेटमेंट है वो, मतलब कहीं कहीं पे एप्लीकेबल है वो, ऐसा है। तो ऐसा इसमें लिखना इसको चाहिए था, जनरली दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कुछ में नहीं होगा, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन, शुरुआत हो गई एक्सेप्शन की। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब इसके बाद दो टाइप का, अच्छा, पेंट एक मिक्सचर है और कंक्रीट भी क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। पेंट में क्या करते हैं हम लोग, एशियन पेंट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। पेंट लगाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ डेफिनेट अमाउंट में डालते हैं। वो क्या करता है, जो पेंटर आता है वो अपने अंदाजे से चीज़ों को मिक्स करता है, उसके बाद वो पेंटिंग वेंटिंग करता है ना। तो एक तरीके का मिक्सचर है। कंक्रीट भी क्या है, जो हमारा रोड, वो भी मिक्सचर है। मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, एक अंदाजे से चीज़ों को मिक्स करते हैं, ऐसा है, मिक्सचर है। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या, दो टाइप के मिक्सचर है, कौन कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द डेंसिटी सेम होती है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रमज़ान में वो बनाते हैं शरबत बनाते हैं ना, जैसे नींबू पानी बना रहे हैं, तो उसमें वो जो ऊपर के मसाले वो मत डालो, सिर्फ क्या करो, पानी लो, शक्कर डालो, नींबू निचोड़ो, उसको क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो आप जो है, वो जो ग्लास है, उस ग्लास में जिसमें आपने नींबू पानी बनाया है, तो वो जो आपने नींबू पानी बनाया उसका आप चमचा लेकर के यहाँ से टेस्ट करो या यहाँ से टेस्ट करो, क्या होगा, सेम टेस्ट आएगा, अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, आप नीचे से ऐसे जाए ऐसा टेस्ट कर लो या ऊपर से टेस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं होने वाला। तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब मिक्सिंग क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है, पूरे इसमें मिक्सिंग यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, चलो भाई, अगर आप मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं करोगे तो तब टेस्ट अलग अलग आएगा। अगर शक्कर नहीं घुली है, स्टर नहीं किया बराबर से, तो आपका क्या होगा, अलग अलग आएगा टेस्ट। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें मिक्सिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पानी में मिट्टी डाल दो, पानी में मिट्टी डाल दो, सिंपल है ना, पानी में मिट्टी डाल, मिट्टी घुलेगी क्या, नहीं घुलेगी। कहीं पे ज़्यादा पत्थर है, कहीं पे थोड़े पत्थर है, कहीं पे छोटे छोटे पत्थर है, तो सबकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पूरे 2 साल में कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, जो भी मैंने अभी आपको बताया, बुक में दिया तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, काम क्या आएगा इसके आगे की चीज़ जो आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैटर क्या है, मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 टाइप का मैटर होता है, कौन कौन सा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, कोई भी सोर्स होगा तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप है, क्या, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब क्या, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है, तोड़ेंगे तो वही मिलेगा, तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप का एलिमेंट एटम होगा, लेकिन फिक्स्ड प्रपोर्शन में बनेगा,
फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। तो उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स के 3 और टाइप है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मिक्सचर 2 टाइप का है, होमोजेनियस, अब कंपाउंड तो बता दिया मैंने, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है 2-3 चीज़ों का, लेकिन इसमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। और होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, बोलो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, समझे, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ शॉर्ट में इतना लिख देना कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ये होगी यूनिफॉर्म मिक्सिंग, और ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। चलो ये भी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब जो है आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा बताओ मुझे, सी वाटर क्या है, सी वाटर क्या है, सी वाटर मिक्सचर है। सी वाटर क्या है, मिक्सचर है, मतलब समंदर का पानी क्या है, मिक्सचर है ना। क्यों मिक्सचर है, कुछ भी फिक्स अमाउंट में उसमें हाँ चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद गैसोलीन क्या है, गैसोलीन इज समथिंग लाइक ए पेट्रोल, पेट्रोल जो होता है ना, तो मिक्सचर है क्या है, गैसोलीन क्या है, गैसोलीन इज योर पेट्रोल, जो आपका पेट्रोल होता है। पेट्रोल भी एक मिक्सचर होता है, पेट्रोल भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। कई सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होती हैं, मिक्सड होती हैं, मिक्सचर है, ध्यान रखना, पेट्रोल, ठीक है। तो हाँ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो क्या सिर्फ मीथेन है, नहीं, उसके अंदर और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं, वो भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होते, ऐसा है। तो वो एक मिक्सचर है, ठीक है। चलो भाई, हाइड्रोकार्बन जितना भी आप पढ़ते हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो कहाँ से आया, अरब से आया। अल्केन तो अल का लगता है, वहीं से आया ये सब, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन जो तुम लोग पढ़ते हो, वो भी एक तरीके का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मैं एग्जैक्ट कंपोजिशन बताता हूँ उसको, ठीक। चलो भाई, स्किन भी क्या एक तरीके का मिक्सचर है। हम बोलते हैं मिट्टी से बने, तो कैसे मिट्टी से बने, हम कैसे समझ में आएगा मिट्टी से बने, ऐसे समझ में आएगा कि हमारे जो स्किन, हमारी बॉडी पार्ट्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उसको चेक करेंगे तो इसके कंपोनेंट्स वही आएंगे जो आपकी मिट्टी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हम मिट्टी से बने हैं। अब कुछ समझे, ऐसे चेक किया जाएगा कि हम मिट्टी से बने कि नहीं बने, ठीक है। मिट्टी का पुतला होता है ना इंसान, तो ठीक है। चलो भाई, एक रस्टी नेल, रस्टी नेल समझ रहा है, जंग लगा हुआ कीला, तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है। वो रिडॉक्स में पढ़ोगे कैसा मिक्सचर होता है। इसको मैंने क्या बोला है, वो जनरल मेथड बस उसने बोल दिया है, इतना आसान नहीं उसको सेपरेट कर लेना, ऐसा है, ठीक है। एक्सेप्शन केमिस्ट्री, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद क्या, अगर तुम उसको, मतलब कैसा है वो, कुछ चीज़ों पे लग रहा है, जैसे भेल पे तुम उसको सेपरेट कर पा रहे हो, लेकिन रस्टी नेल को पूरी तरीके से सेपरेट कर पाना, मतलब उसके ऊपर का जंग पूरी तरीके से निकाल देना, इतना आसान नहीं है। तुमको केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, दूसरे उसके ऊपर केमिकल्स डालने पड़ेंगे, उसको क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए, ऐसा वो जनरल स्टेटमेंट लिख दिया उसने। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट, पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, मिक्सचर कई सारी चीज़ों से मिल करके बना होता है टेक्स्ट बुक का पेज। उसके बाद डायमंड, प्योर सब्सटेंस। क्यों प्योर सब्सटेंस, सिर्फ कार्बन से बना होता है डायमंड। डायमंड किससे बना होता है, सिर्फ कार्बन। ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बना होता है, डायमंड भी सिर्फ कार्बन से बना होता है। फ़र्क क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यहाँ पर कार्बन ऐसे 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 रखेंगे तो वो डायमंड बन जाता है, कुछ और तरीके से कार्बन को अरेंज करा दो तो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा। प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझे। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर बदलने से प्रॉपर्टी में तो इतना फ़र्क आ गया, तो ये ऐसे कैसे अपने आप हो गया। कोई ना कोई है इसको बनाने वाला, अपने आप कैसे हो सकता है ये, अपने आप ये चीज़ वहाँ पे चल के जा सकती है, नहीं जा सकती। तो इतनी खतरनाक चीज़ अपने आप कैसे बन सकती है, कोई ना कोई है इसको बनाने वाला, ऐसा है, ठीक है ना। आपको सोचने पे मजबूर करती है सारी चीज़ें। चलो वैसे ये सब पे सवाल आएगा नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट था, पूछ लिया मैंने। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेटल नॉन मेटल बता दिया, कंपाउंड का डेफिनेशन बता दिया। एग्जाम में बहुत आएगा तो आपको डेफिनेशन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। चलो उसके बाद जो है गिव क्वेश्चन लिखो, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच,
आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, या फिर क्वेश्चन का नंबर डाल लो तो भी चलेगा। क्वेश्चन पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 ओपन करो, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, इतना पढ़ा दिया हूँ, खुद से कर लोगे। ABCD सॉल्व करना है, हर एक का एक एग्जाम्पल लिखना है। लिखो, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। एक एक एग्जाम्पल लिख दो बस। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, आर्टिकल 1.3 चल रहा है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देन मेजरमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन बगैर चेंज किए उसको मेजर किया जा सके। समझ आया? जैसे एग्जांपल मैं क्या करूं, अगर किसी सब्सटेंस का मैं कलर मेजर करना चाहता हूं या कलर पता करना चाहता हूं तो मैं देख के पता कर लूंगा। कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत है? नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? वाटर का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। वाटर क्या होता है? कलरलेस। ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? वाटर का कलर क्या है? कलरलेस है वाटर। तो मुझे कोई केमिकल रिएक्शन कराना पड़ा कि देख के समझ में आ गया? देख के समझ में आ गया, ऐसा है। तो केमिकल रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है उसका। और कलर क्या है, ऑडोर क्या है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और डेंसिटी क्या है, तो ये सबसे मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इसमें केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा कि इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, ये है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, समझे? तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करवाना पड़ता है? उसका केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, तो ये समझ आया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पता करने तो रिएक्शन कराना ही पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट पता करने के लिए रिएक्शन नहीं कराना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। कंपोजिशन हीट करना इज नॉट अ रिएक्शन। मतलब क्या वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन यही है, A + B मिल करके क्या बनेंगे? C + D बनेंगे। तो नया कंपाउंड बना क्या? नहीं ना, नहीं बना। समझे? जैसे मेरे पास वैक्स है, उसका मेरे को पता करना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मैं क्या करूँगा? हीट करूँगा ना। क्या वैक्स क्या हो जाएगा? कार्बन बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो बस सिंपल है। ठीक है, ऐसा है। तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता उसकी। ठीक है ना? चलो भाई, तब भी वो क्या रहेगा? वैक्स ही रहेगा, है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। बस फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल लिख दो। लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल क्या है? कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बिना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज किए, बिना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज किए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका, उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये लिख लो आप लोग। दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ इन विच, these are the properties in which, chemical properties में these are the properties in which substances undergo change in chemical composition. These are the properties in which substances undergo change in chemical composition. substances में क्या होगा? chemical composition उसका change हो जाएगा। substances undergo change in chemical composition. ठीक है, चलो भाई, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल लिख लो। कोल बर्न्स इन एयर, कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो कोल को अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि इसको एयर में बर्न करने पर क्या देगा, तो क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन ही करवाना पड़ेगा ना, उसको कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। तो वो क्या रिलीज़ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का आसान भाषा में मतलब है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल प्रॉपर्टी इज केमिकल रिएक्शन, यही आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, 3-4 चीज़ें वही पढ़ते हो आप उसके अंदर। केमिकल ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना होता है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको पहले पढ़ाएंगे उसका नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद उसका पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर में भी दो चीज़ें पढ़ाएंगे, क्या, एक कॉमन नेम और एक क्या, IUPAC। फिर आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये चार टॉपिक्स में ही पूरा ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म होता है, ऐसे 3-4 चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब इसको समझो, और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यूनिट क्या है, और फिजिकल क्वांटिटी, बहुत अच्छे, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है, लिख लो, है ना, है बुक में, लिखो यूनिट क्या, लिख लो, यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वो आपका यूनिट होता है, सिंपल है। चलो ये भी हो गया। ठीक है, ठीक। SI यूनिट क्या है ये बताओ, सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है उसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। 7 SI यूनिट, फंडामेंटल SI यूनिट्स बताओ। यूनिट बोल रहा हूँ मैं बेटा, यूनिट बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो, खुद से चीज़ें सॉल्व होने लगेगी ना तब कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में लगेगा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तब कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 F क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का F, क्वेश्चन नंबर 2 का F देखो जल्दी से। पूरा चैप्टर आपके सॉल्विंग में है ना, आपके बाएं हाथ का खेल करवा दूंगा मैं। ये भले ये थ्योरेटिकल बोरिंग पार्ट है, लेकिन जब सॉल्विंग पे आएगा बाएं हाथ का खेल है। मैं ऐसे फॉर्मूले बता दूंगा शॉर्टकट, ऐसे निकाल लोगे तुम चैप्टर, समझे। अभी तो जो बुक में दिया मुझे करवाना है, ठीक है। चलो भाई, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बस हो गया, ये सवाल है। जो मैं सवाल सॉल्व कराते जा रहा हूँ, मतलब जो तुम खुद कर पा रहे हो, टिक कर लो। कौन सा हुआ अब तक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का F हो गया, मार्क कर लो उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का D चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 का D एम्पियर, है ना। तो जो कराते जा रहा हूँ मार्क करते जाओ उसको, ठीक। चलो, तो ये होता है एक्सरसाइज के लिए। बच्चा आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरा काम है तुमको शुरुआत में ही तैरना सिखा देना, उसके बाद तुम खुद तैर करके पार हो जाओगे, समझे। स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो झेल लेने का, क्योंकि आगे फिर तुमको खुद को निकलना है, समझे। चलो ये भी समझा दिया तुमको मैंने, ये भी हो गया। इसके बाद चलो और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी, और चीज़ें क्या है, आइए इसको समझते हैं, फिर आगे कन्वर्जन्स के और क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ तक अपने को समझ आया। अब 7 फंडामेंटल है, ये सब अपने को पता है। वो टेबल दिख रहा है सबको, टेबल 1.1 सबको टेबल दिख गया है ना। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पेज नंबर 3, सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी, उनके SI यूनिट और उसका सिंबल, सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या है, मास एंड वेट। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मास क्या है, वेट क्या है, फ़र्क क्या होता है दोनों में। ये तो रटाते हैं ग्रेविटेशन में, है ना, बोलो। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, और मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 2 अलग अलग यूनिट क्यों बनाए फिर, हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है ये आपको मास बताता है। एक्चुअली मास क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको सिर्फ मतलब कहाँ से आया है हम नहीं जानते, हमको सिर्फ इतना पता है कि मास क्या है। तुम अगर अपने अंदाज में समझाओ तो मास इज़ अ प्रॉपर्टी। मास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मास किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, भार आता है, वज़न आता है। जब मैं ये स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा। अभी तुम लोग का उतना लेवल नहीं उसको समझने का, ठीक है। और ये मैं स्कूल के टीचर के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपका लेवल नहीं है उसका समझने का, ये मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि आपका लेवल नहीं है उसका भी समझने का, आपके भेजे में नहीं जाएगा वो, ठीक है। चलो अभी, वरना क्या करते हैं अक्सर टीचर क्यों बोलते हैं, ये नहीं पढ़ाने का होगा तो क्या बोलेगा, ये तुम्हारा लेवल नहीं, अभी तुम्हारा सच में लेवल नहीं हो समझने का। पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमको, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया।
तो मास और वेट में आप लोगों को फ़र्क पता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मास क्या है बेटा? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। ठीक है। लेंथ क्या होता है आप लोग जानते ही, लेंथ मतलब लंबाई, उसी को लेंथ बोलते हैं। तो इसमें और क्या बताने की ज़रूरत है? और कुछ अगर बताने की इसमें ज़रूरत है तो वो ये है कि इसके कुछ प्रीफिक्सेस हैं, वो मुझे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है ना। प्रीफिक्सेस जैसे नैनोमीटर क्या है, पिकोमीटर क्या है, ये मुझे आपको बताने हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको ये पता है, बताया था मैंने? अच्छा, बता दिया ना फिजिक्स में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो नैनोमीटर, पिकोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लेंथ के बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? नहीं भाई, वॉल्यूम चौड़ाई थोड़ी होता है। तो वेट क्या होता है? अच्छा, तो एरिया क्या होता है? बोलो भाई बोलो। हाँ, 3D में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको वॉल्यूम कहेंगे, 2D में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको एरिया कहेंगे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई ये अपने पास ऐसी मिनी बाउंड्री बना दी है ना, तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहा है ना, इस बाउंड्री के अंदर सिर्फ वो मेरा एरिया है, एरिया है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बाहर निकाल दूँ 3D में, क्या निकाल दूँ बाहर, ऐसे क्या कर दूँ 3D में निकाल दूँ मैं उसको, तो अगर मैं 3D में निकाल दूँगा उसको, तो ये अपना क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे वॉल्यूम, क्योंकि 3D में स्पेस आ गया। तो एरिया मतलब बेटा चौड़ाई नहीं, एरिया मतलब होता है 2D स्पेस। क्या होता है? 2D स्पेस। एक फ्लैट सरफेस में जो स्पेस है उसको एरिया बोलेंगे। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 3D स्पेस। वॉल्यूम क्या होता है? 3D स्पेस। ठीक है ना। तो एरिया होता है 2D स्पेस और वॉल्यूम क्या होता है? 3D स्पेस। समझे? ठीक है ना। अब वॉल्यूम के लिए अलग अलग यूनिट्स है, वो आपको ध्यान रखने हैं, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो 3D जो स्पेस होगा वो अपना वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। चलो, वॉल्यूम के लिए यूनिट्स क्या है? वॉल्यूम के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। मीटर क्यूब है, लीटर है, और भी बहुत सारे। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो वॉल्यूम के लिए जो अलग अलग यूनिट्स है उसको आपको याद रखना है। जैसे लीटर है, उसको DM क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DM क्यूब। तो याद रखना, लीटर लिखूँ या DM क्यूब लिखूँ, दोनों सेम है। ठीक है। तो 1 लीटर 1 DM क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर और DM क्यूब सेम है और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम है। बात समझ आ रही है? लीटर और DM क्यूब सेम है और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी सेम है। भेजे में गया? समझ आई बात? ठीक है ना। चलो, याद रखना ये। ठीक है, ये कन्वर्जन्स है, ये आप लोगों को बता दिया मैंने। SI यूनिट क्या है बच्चों? SI यूनिट फॉर वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखो। सेंटीमीटर क्यूब इज CGS यूनिट। ठीक है, चलो भाई, ये भी क्लियर है। टाइम क्या हो रहा है? लेट आया ना जो। बस 1-2 चीज़ें और हैं, मैं एंट्रेंस का स्टार्ट करता हूँ। डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब बता दूँ, कन्वर्जन फैक्टर, फिर एंट्रेंस का स्टार्ट करते हैं। हो गया? ये लिख लिया सबने? ठीक, चलो ये सब याद रखना। तो एरिया मतलब 2D स्पेस, फ्लैट सरफेस में जो स्पेस है वो क्या है? एरिया। घर लेने जाते हैं तो क्या वॉल्यूम मेजर करते हैं कि एरिया? एरिया। कारपेट एरिया क्या है? मतलब ये ऐसे टाइल बॉक्स काउंट करते हैं कि कितना एरिया है। अब समझे? ऐसा है। तो एरिया काउंट करते हैं, वॉल्यूम काउंट नहीं करते। ठीक है ना। क्यों? वॉल्यूम सबका अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग अलग हो सकता है? कि हाँ, बेसिकली किसी रूम की जो सीलिंग होती है वो ऊपर होती है, किसी की नीचे होती है, तो इस वजह से वॉल्यूम नहीं चेक करते, क्या देखते हैं? एरिया कितना है। समझे? तो जो पैसा होता है वो एरिया का होता है, वॉल्यूम का नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आया। इसके बाद जो है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है अभी? डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, बोलो। हाँ, ये जो फ्लास्क यहाँ पर दिए हुए वो अलग अलग फ्लास्क है, वो लैब में देखोगे आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है ना। ऐसा है, मैं कितना भी समझा दूँ बगैर दिखाए कैसे पता लगेगा तुमको? वो लैब में देख के आएगा तुमको कौन से फ्लास्क यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए। उसके बाद क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी पहले ही बता चुका हूँ मैं, ब्रिज कोर्स में ही बताया था मैंने। डेंसिटी क्या है? क्या है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है ना। ये डेंसिटी आप पढ़े, मास डेंसिटी। आगे जाके बहुत सारी डेंसिटी पढ़नी है,
जैसे एनर्जी डेंसिटी भी पढ़नी है आपको, बस आगे जाके पढ़ोगे आप, अभी भी आप पढ़ना है डेंसिटी, मास डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, बोलो बोलो, टेम्परेचर क्या है, ये सब पता है तुमको, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये पढ़ा होगा तुमने, है ना। चलो भाई, एक्चुअल टेम्परेचर कुछ और है। टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, दिस इज द टेम्परेचर, ठीक है। वो तुम जो पढ़ते हो वो तो तुम पढ़ते 10वीं में, ठीक है, अभी तुम सब नई चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर फॉर्मूले याद रखने, बस फॉर्मूले याद रखने, घबराने का नहीं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अलग अलग हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, समझा, ठीक है ना। आइए, तो अब मैं आपको सबके कन्वर्जन्स बताता हूँ, कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। चलिए, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है अलग अलग आपकी बुक में फॉर्मूले दिए गए हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस भी आपको भी कराऊंगा इससे से रिलेटेड। आइए, कन्वर्जन फैक्टर्स देखते हैं। चलिए, आपकी बुक में एक तो मैंने याद करवाया था KC 273, KC कॉलेज 273, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, मार पड़ेगी अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए ना, अभी वॉर्न कर रहा हूँ मैं बहुत बुरी पिटाई करने वाला हूँ तुम लोग की, कम मार्क्स नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक। इतनी मेहनत करता हूँ मैं टॉपिक पढ़ाने के लिए, तुम लोग भूल जा रहे हो, ठीक। बताया था मैंने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, K = C + 273, KC 273, ये बताया था मैंने। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन सेल्सियस का क्या है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F - 32 = 9/5C, ठीक है ना। F - 32 = 9/5C, मतलब इसको यहाँ ले लो, तो F - 32 क्या होगा, 9/5C। ये भी कन्वर्जन फैक्टर ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। लिख लो जल्दी से, कन्वर्ट करेंगे अभी हम लोग इसको। कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखो, यही सब काम आने वाला एग्जाम में, कन्वर्ट करने दे देगा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। जहाँ एक टॉपिक कंप्लीट हो गया मैं टेस्ट ले लूँगा, रेडी रहना है टेस्ट के लिए। नेक्स्ट वीक हो जाना चाहिए ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, हो गया, लिख लिया ये। चलो, क्वेश्चन करो, आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर 4 का H स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 का H स्टार्ट। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, पहले आंसर आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट।